गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम एक नई वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। आज केमिकल काइनेटिक्स हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो है आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेटा केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है। एक्चुअली केमिकल बड़ा अच्छे से पता है केमिकल क्या होते हैं, ठीक है, बट काइनेटिक्स क्या मतलब है। केमिस्ट्री में काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट। नॉर्मल बात करो, फिजिक्स का अगर वर्ड ले लो, फिजिक्स से अगर रिलेट करोगे इसको तो इसका मतलब होगा स्पीड, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं तो हम रेट को स्टडी करेंगे। यानी कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वो किस रेट से हो रही है, क्या स्पीड है, क्या पेस है, तो वो रेट को फाइंड करना केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। यानी कि स्टडी ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, चलिए समझ में आ गया केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है। द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस इज नॉन एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स होती हैं हमारी जो हम स्टडी करने जाएंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैंने बताया केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की स्टडी। ठीक है, अब ये रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है। एक्चुअली में रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिस्क्राइब करता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Here is a reactant, a product is formed over here. Okay, with the change in concentration, the concentration of reactant will get decrease and the concentration of product will get increase, है ना। जो ये चीजें आपको बताए, change in concentration of the reactant and the product with respect to time, that is known as rate of a chemical reaction. rate क्या है, rate ये change है जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आया समझ में। व्हाट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द चेंज या फिर द टर्म दैट डील्स with the study of the change in the concentration of reactant and the product with respect to time, that is known as rate of a chemical reaction। ठीक है, चलिए समझ में आ गया हमें। दूसरी बात, हम जो भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जो भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम फाइंड करेंगे, यानी जिस केमिकल रिएक्शन का भी हम रेट फाइंड करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन आपकी मॉडरेट रेट से चलेगी। यानी कि उसकी स्पीड क्या होगी, मॉडरेट। क्या मतलब है भाई इसका, मुझे समझ में ही नहीं आया। क्या मतलब है, आपके पास एक आयनिक टाइप की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, आपके पास एक स्लो टाइप की रिएक्शंस होती हैं और एक मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। आयनिक रिएक्शंस कौन सी होती है, जो लैब में परफॉर्म करते हो आप, अपनी केमिस्ट्री लैब में जो परफॉर्म करते हो, तुरंत ऑन द स्पॉट जिसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, तुरंत ऑन द स्पॉट जिसका रिजल्ट आपको मिल जाता है, उसे आयनिक रिएक्शंस कहते हैं। इट मींस दे आर सो फास्ट रिएक्शंस, तुरंत रिजल्ट आप ऑब्जर्व कर लेते हैं टेस्ट ट्यूब या बीकर के अंदर। दोज आर आयनिक रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं, फॉर एन एग्जाम्पल रस्ट। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने आयरन लिया, भाई आपको रस्टिंग देखनी है, आप बाहर हवा में लेके गए और रस्ट हो गया, ऐसा तो नहीं होता। रस्टिंग में टाइम लगता है, घंटे, दिन, महीने, साल, डिपेंड करता है ना रस्ट के लिए जो आयरन रखा है, कितना रखा है, किस क्वालिटी का है, कैसा है, वटएवर, रस्टिंग में टाइम लगता है, इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो हम जो रेट फाइंड करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वी कैन नॉट फाइंड दिस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर टू फास्ट एंड फॉर टू स्लो रिएक्शंस। रीजन है भाई, इतनी फास्ट रिएक्शन का रेट कैसे फाइंड कर सकते हो आप, बताइए जरा। इतनी फास्ट हो गई, पलक झपकने का भी टाइम नहीं दिया उसने, इतनी फास्ट रिएक्शन हो गई, यू कैन नॉट फाइंड द रेट, बिकॉज हमें उसको स्टडी करना पड़ता है। मीन वाइल स्टॉप कर करके हमें देखना पड़ता है। हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें देखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है भाई रेट को। और ये तो इतनी स्लो है कि देखते रह जाओगे,
नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इतनी स्लो रिएक्शन को देखते रहें और रेट फाइंड आउट करें, ठीक है। दैट्स वाई हम सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का रेट फाइंड करते हैं, किसमें, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शंस का रेट फाइंड करते हैं, ना टू स्लो ना ही टू फास्ट। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पास है N2 प्लस H2, सुना होगा रिएक्शन के बारे में, हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन है, हेबर्स प्रोसेस, बड़ा फेमस है हेबर प्रोसेस, ठीक है। आपके पास अमोनिया है, ठीक है, बन गया। आपने देखा नाइट्रोजन NN का बॉन्ड था, ठीक है, हाइड्रोजन HH का बॉन्ड था, ठीक है। सिमिलरली अमोनिया आपका नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड्स, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स आपने देखे यहाँ पे, है ना। कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन आप देख रहे हो, है ना। इट इज कोवलेंट बॉन्ड, इट इज कोवलेंट बॉन्ड एंड दीज आर ऑल्सो कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड तो है ही नहीं, आयनिक बॉन्ड होंगे तो आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। तो जहां पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्डेड रिएक्शंस है, वही मॉडरेट रिएक्शंस कहलाती हैं, और आप उन्हीं का रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ अ रिएक्शन फाइंड करने के लिए कैपेबल हो अंडर योर केमिकल काइनेटिक्स। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए, नाउ सपोज यू आर हैविंग अ रिएक्टेंट एंड यू आर हैविंग अ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए, आपके पास है जनरल रिएक्शन, अगर मैं ले लूँ, एक और रिएक्शन थोड़ी सी इसको डिफरेंट करते हैं, कुछ और अच्छे से समझा देंगे इसी में आपको। सपोज कीजिए यू हैव A, यू हैव B एंड यू आर फॉर्मिंग C, ठीक है ना। A है, B है और C है, ठीक है। आप रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि फॉर दिस रिएक्शन रेट कैसे लिखोगे? पहले एक रिएक्टेंट के साथ ले लो, आपके लिए समझना आसान होगा, फिर दो रिएक्टेंट का समझाऊंगी। A आपको C बना के दे रहा है, कैसे लिखोगे? डेल्टा, यानी कि चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ओके। अब क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, भाई अगर सपोज ये 2 मोल था तो घटते घटते 1 भी होगा, 0.5 भी होगा, तभी तो C बनेगा ना। भाई एक कम होगा तभी तो C ज्यादा बनेगा या बनेगा। तो दिस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये स्क्वायर ब्रैकेट आपके कंसंट्रेशन को डिनोट करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे स्फेयर में या हेमिस्फेयर में मत लगा देना, इट्स अ स्क्वायर ब्रैकेट जो कंसंट्रेशन को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। अब क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है किसकी? रिएक्टेंट की, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगा के रखते हैं। लेकिन इसका एक और रीजन है, पता है। सपोज कीजिए A to B बन रहा था, 5 ग्राम था, तो इनिशियली ये 0 था, इनिशियली ये 5 ग्राम था, यानी कि टाइम 0 पे इनिशियली रिएक्टेंट आपका 5 ग्राम था, तो B 0 था, अभी बना ही नहीं प्रोडक्ट। टाइम T पे, ठीक है, सपोज टाइम T पे 5 ग्राम से 2 ग्राम रह गया, तो ये कितना बना होगा? भैया 3 ग्राम बना होगा, तभी तो वो 2 ग्राम रह गया, कितना बना होगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो ना, आप ये कंसेप्ट जाओ मत, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये 2 ग्राम कम हुआ है, ठीक है, लेकिन हम लिखते हैं कितना बचा, ये 2 ग्राम बचा, 2 ग्राम बचा ना, तो ये कितना बना होगा? ये 3 ग्राम बना होगा। इस कंसेप्ट से समझो, कितना बचा? 2 ग्राम बचा, तो कितना यूज हुआ? 3 ग्राम यूज हुआ। क्यों? क्योंकि 3 ग्राम आपका B बना था, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना है आपके पास? फाइनल है आपके पास 2, इनिशियल कितना है आपके पास? 5, क्या आंसर आएगा? -3। और कभी भी चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस में नहीं होता, या फिर ये कहो कि कभी भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन माइनस में नहीं होता। रेट माइनस में कैसे हो सकता है? चलिए, माना एक्सेप्शनल केसेस है मेरे पास कि चेंज माइनस में हो सकता है, यहाँ पे तो आ गया चेंज माइनस में हो सकता है, मैंने माना, हो गया। लेकिन क्या रेट कभी माइनस में हो सकता है? जस्ट थिंक ओवर इट, क्या कभी रेट माइनस में हो सकता है? रेट में किसी की स्पीड माइनस में हो सकती है? अरे स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी ना, स्पीड नेगेटिव कैसे हो सकती है?
तो इसीलिए वो नेगेटिव जो यहाँ पर आ रहा है ये ना रहे, इसको हटाने के लिए हमने पहले ही बाहर माइनस लगा लिया, जिससे अगर आप माइनस बाहर, अगर सपोज कीजिए अगर आप -2 लिख रहे हो तो पहले ही बाहर माइनस है जो आपको +2 बना देगा, जो इसको +2 बना देगा। इसीलिए हम पहले बाहर माइनस लगाते हैं बेटा। क्यों लगा रहे हैं बाहर माइनस हम? क्योंकि जो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट की वो नेगेटिव है, चेंज नेगेटिव है ना, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, दैट चेंज इज नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लगाते हैं। जब कब लिखोगे? जब लिखोगे आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज। ये किसके इक्वल है अब? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसे पॉजिटिव लिखते हैं। क्यों भाई? इनिशियली 0 था, कितना बना 3, तो क्या करोगे 3 - 0 तो पॉजिटिव आ गया, तो आपको नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है, आप पॉजिटिव ही लगा के रखिए। आया समझ में? दैट्स वाई, गॉट माई पॉइंट? दिस इज द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगी आपको। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज नाउ यू आर हैविंग 2A गिव्स यू 3C। अब कैसे लिखोगे? अब तो आपको स्टोइशियोमेट्री गिवन है, तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल बी रिटन लाइक दिस, माइनस ये जो ट्वाइस है ना, क्योंकि हम जब भी रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालते हैं ना, ध्यान रखो हमेशा 1 मोल के लिए निकालते हैं। आपने देखा था ना पीछे, A गिव्स यू C, हम 1 मोल के लिए निकालते हैं ऑलवेज। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आपको चेंज कर रखे हैं तो 1 नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में कितना चेंज है तो उसको डिवाइड उतना कर दो आप, यानी कि 1/2। समझ में आया? क्या कर दोगे? 1/2 माइनस 1/2 change in concentration of the reactant with respect to change in time equal to plus 1/3 change in concentration of product with respect to change in time। ठीक है, यानी कि स्टोइशियोमेट्री आपकी क्या हो जाएगी? डिवाइड में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हम 1 मोल के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 2, यानी कि इसका हाफ कर दो, यानी डिवाइड कर दो, ऐसे इसको 1/3 कर दो। ठीक है, स्टोइशियोमेट्री आपकी इस तरह से डाउन में चली जाती है, नीचे डिनोमिनेटर में चली जाती है। आगे समझ में सबको? ठीक है, जो हमने अभी ये निकाला, इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन। एग्जाम में क्वेश्चन इसी नाम से आता है, इसे बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड। यूनिट की बात कर ले। यूनिट क्या निकलेगी इसकी? क्या होता है? हमने क्या देखा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज है, चेंज किसमें? कंसंट्रेशन में चेंज है, कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है भाई? मोलैरिटी है कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर, है ना। और नीचे क्या है? टाइम की क्या होती है? STP यूनिट, दैट इज स्टैंडर्ड यूनिट कितनी होती है? दैट इज सेकंड। तो क्या यूनिट हो गई आपकी? किसकी? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, या रेट ऑफ अ रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, दिस इज द यूनिट फॉर द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपको सपोज रिएक्शन गैस में गिवन हो, गैस के फॉर्म में गिवन हो, तो क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगा एटमॉस्फेरिक और डिवाइडेड बाय सेकंड। कंसंट्रेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होगी ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपॉन में सेकंड। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद करेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट या फिर डिफरेंशियल रेट। सपोज कीजिए ये A2C जो बन रहा था, ठीक है, बनते बनते मेरा मन किया कि मैं इन बिटवीन रिएक्शन को रोक कर, जब भी रिएक्शन चल रही थी आपके कंटेनर में, तो मेरा मन किया कि मैं इस पॉइंट पे रिएक्शन को देखूं कि कितनी हो गई, इस टाइम पे कितनी रिएक्शन मेरी हो गई। तो जब पर्टिकुलर टाइम पे हम अपनी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटली आपने देख लिया, इंस्टेंटेनियस रेट।
यानी कि किसी भी पॉइंट पे देख लेना, या फिर एक टर्म और बोलते हैं डिफरेंशियल रेट, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जब आप देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देखते हो, स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल पर जब आप देख लेते हो अपनी रिएक्शन को, तो उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट या फिर डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको डिनोट करने का तरीका भी अलग है। इसको डिनोट करते हैं डी से, क्योंकि डिफरेंशियल है ना, इंस्टेंटेनियसली आप फाइंड कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। आपने ये टाइम इंटरवल्स, आपने ये रिएक्शन के इंटरवल सेट कर लिए, ठीक है ना। सपोज कोई 10 मिनट की रिएक्शन है ना, तो आपने 1 मिनट पे देखा, फिर 2 मिनट पे, यानी कि 1-1 मिनट का आपने इंटरवल सेट कर लिया, तो वो होता है डिफरेंशियल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने इसको सेट कर लिया। और जब पूरा एक साथ इनको हम लोग डिफरेंशियल्स, जो डिफरेंट रेट्स जो हमने फाइंड किया है, जब इनको मिक्सअप कर लोगे तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेट करना, यानी कि इंटीग्रेशन, वो भी हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे, फिर इन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हम इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को। ठीक है, कि इस रेट पे, इससे डिफरेंट पॉइंट पे कितना रेट था, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कितना था, फिर सबको हम लोग मिक्सअप करके, सबको मर्ज करके हम इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेट रेट इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे लिखते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या फिर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन, कैसे लिखा जाता है। सपोज 2A गिव्स यू 3B, कैसे लिखोगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट इज इक्वल टू -1/2 चेंज, यानी कि D, ठीक है, D ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ A अपॉन DT। यहाँ चेंज नहीं आएगा क्योंकि चेंज नहीं देख रहे हो आप, डिफरेंट पॉइंट पे देख रहे हो, डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट एक पर्टिकुलर एरिया पे देख रहे हो। ठीक है, दिस इज इक्वल टू +1/3 D कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में DT। बस सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, कुछ नहीं लगाना, कोई कंफ्यूज नहीं होना, इजी है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चा, बहुत इजी चैप्टर है। जहाँ चेंज की बात करते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, वहां तो आपका डेल्टा आ जाता है, चेंज निकालोगे फाइनल माइनस इनिशियल। लेकिन आपने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, यहाँ रोक के देख लिया, तो आपको डी लगाना, फिर वो चेंज थोड़ी ना है, फिर चेंज नहीं आएगा। अब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे देख रहे हो ना, डिफरेंशियल कर रहे हो, डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस निकाल रहे हो आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। मैथ्स में करते हो बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशंस निकालते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, इंटीग्रेशन करते हो, वही है, वही सब है ये। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, चलिए एक ग्राफ करते हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पता है टाइम के साथ डिक्रीज करती है, टाइम के साथ डिक्रीज करती है। तो सपोज यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इतनी थी, तो टाइम के साथ क्या करेगी? ऐसे ऐसे टाइम के साथ डिक्रीज करेगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या करेगी? टाइम के साथ ऐसे इंक्रीज करेगी, टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इजी है। साथ में अगर बनाना है तो कैसे बनाओगे? कभी कभी मर्ज फॉर्म में पूछ लेता है आपसे, अलग अलग पूछ लेता है, ऐसे बनाए। साथ में कैसे बनाओगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कंसंट्रेशन यहाँ पे निकालोगे एंड टाइम, तो कैसे बनेगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे करके मर्ज ग्राफ आपका बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलिए, वेरी गुड, समझ में आया। एक चीज और यही बता देती हूँ ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो किसी भी आपको ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये हमने ग्राफ निकाला, ठीक है ना, ये इसको ऐसे ना बना के हमने ये ग्राफ निकाला। आपको पता है ये इंटरसेप्ट होता है, दिस इज इंटरसेप्ट। कुछ पॉइंट्स है यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले भी पता है फिर भी नया चैप्टर है, डिस्कस करना हमारा फर्ज बनता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये स्लोप, ये स्लोप होता है, ये वाला, ये स्लोप। और पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे बनेगा, थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, है ना। ये निकलता है dr/dt, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो, dr/dt।
अगर निकालोगे प्रोडक्ट के लिए तो डीपी अपॉन डी टी। यहाँ भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस बनेंगी, हम देखेंगे, और उनके बेसिस पे अलग अलग हम लोग ग्राफ्स को भी देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल था, इंटरसेप्ट है, स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू स्मॉल एम। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ अ रिएक्शन। कुछ फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट है जिन पे रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। फर्स्ट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट कैसा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्टेंट से क्या मतलब है? रिएक्टेंट का नेचर जैसे क्या समझ रहे हो आप? क्या मतलब रिएक्टेंट के नेचर से? सोचिए जरा बच्चे। अभी तो बताया था आपकी 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं, आयनिक, स्लो एंड मॉडरेट, बताया था। तो यही तो रिएक्टेंट का नेचर है कि रिएक्टेंट कैसा है। रिएक्टेंट आयनिक इक्वेशन परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि हर चीज तो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी ना। रिएक्शन कैसे होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, भाई रिएक्टेंट पे ही तो डिपेंड करेगा ना। रिएक्टेंट क्या लिया है, क्या डाला है टेस्ट ट्यूब के अंदर, बीकर के अंदर, वही तो डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट डिसाइड करता है प्रोडक्ट को। ओके, तो आयनिक लोगे, रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो रिएक्टेंट वैसा होगा। स्लो के लिए स्लो वाला, मॉडरेट के लिए मॉडरेट वाला। तो डिपेंड किया ना नेचर पे। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होगी। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या है आपका? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। कैसे? एक इतना बड़ा आपका सपोज कीजिए शुगर का क्यूब है, शुगर क्यूब है, ठीक है, और इसी शुगर क्यूब को मैंने दूसरी और पीसीस, एक पीस और लिया और मैंने इतने इतने इसके पीसीस कर दिए। ये इतने इतने पीसीस करके मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, डाल दिए। तो जरा मुझे बताओ किसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, यानी किसका रेट फास्ट होगा? भाई इस पे होने के लिए टाइम लगेगा ना। पहले रिएक्शन यहाँ होगी, फिर और अंदर जाएगी, और अंदर केमिकल जाएगा, और जाएगा, और क्या पता यहाँ के नीचे पहुंचे ही ना। इतना बड़ा शुगर क्यूब है मेरे पास, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्मॉल मेरे पास क्यूब्स हैं तो रिएक्शन बड़ी जल्दी फास्ट होगी, बड़े आराम से होगी। तो यानी कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा है, यहाँ सरफेस एरिया ज्यादा हो गया ना, ये अकेला क्यूब इतना था और ये मिलके इतना बड़ा एरिया बना रहे हैं, तो सरफेस एरिया ज्यादा, योर रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। डायरेक्ट रिलेशन है सरफेस एरिया का रेट ऑफ रिएक्शन से। समझ में आ गया? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, वेरी गुड। थर्ड क्या है हमारे पास फैक्टर? थर्ड फैक्टर इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे फर्क करेगा। अगर कैटलिस्ट आपने डाला हुआ है अपने रिएक्शन में तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन को इनहेंस करेगा, है ना। तो कैटलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, फोर्थ क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की इंटेंसिटी। अगर आपने रिएक्शन आपकी लाइट की प्रेजेंस में हो रही है तो लाइट की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही फास्ट आपकी रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अभी तो जो भी देखे आपने वो सारे इंक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली रेट ज्यादा होगा ना, रिएक्शन ज्यादा लंबी देर तक चलेगी आपकी। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए 5 पॉइंट डिस्कस हो गए। 6th पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट वन, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर पे फर्क यानी कि इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे। इफ टेम्परेचर इज मोर, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। ओके। 7, फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? जैसे अगर गैसियस स्टेट होगी तो नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। लिक्विड है तो उससे कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा, और सॉलिड है तो और कम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आया? क्योंकि कोलिजन तो बहुत कम हो गए, ना के बराबर कोलिजन हो गए ना बच्चा। वाइब्रेशन इज लेस, काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। गैस में इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, इतना ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा कोलिजन, एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ टकराएंगे, कोलिजन होगा तो रेट बढ़ेगा, जल्दी रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज्ड।
टेम्परेचर का कंसेप्ट एक तरह से आप और समझ सकते हो, जो इस चैप्टर में हम आगे करने वाले थे, मैं यही बता दूं आपको। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, योर रेट ऑफ अ रिएक्शन नियरली, नॉट एग्जैक्टली, नियरली डबल्स और समटाइम्स ट्रिपल्स, समटाइम्स ओनली ट्रिपल्स। बस जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है वो है आपका डबल। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, क्या मतलब है? सपोज यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फिर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस, और सपोज कीजिए यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज कीजिए आपका 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। तो 10 डिग्री सेल्सियस के लिए कितना हो गया? 2। तो एवरी 10 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होता है? नियरली डबल। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है, 10 से 20 हो गया, तो डबल हो जाएगा, यानी कि 4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस, एवरी 10 डिग्री से अगर 30 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो अब कितना हो गया? 4 टू द 8, नियरली डबल्स। 4 है तो उसका 8, 4 टू द 8 हो गया, ठीक है, डबल हो जाता है। आया समझ में? ठीक है, चलिए, वेरी गुड। फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, योर रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन नियरली डबल्स, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, समझ में आ गया आपको, ठीक है। एक कंसेप्ट और है आपका, ये कैटलिस्ट वाला, ये हम पढ़ते हैं अरेनियस इक्वेशन में। वैसे सपोज कीजिए यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये पहले देख लो, एनर्जी और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बीच एक ग्राफ बनता है आपका, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड एनर्जी की फॉर्म में, ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। जब रिएक्टेंट यहाँ था 0 पे, तो आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट बना, बनते बनते क्या बना? आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। किसको? रिएक्टेंट को एक्टिवेट होने के लिए एक एनर्जी चाहिए होती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो पूरा पॉइंट है ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्टेंट को इस इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए, उसके बाद तो अपने आप ही बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ रिएक्टेंट है, यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये जो पूरा यहाँ तक देख रहे हो, ये वाला, ये पॉइंट होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, इट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। ये है एक्टिवेशन एनर्जी और ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अभी बताना जरूरी था, कैटलिस्ट का कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पे कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एक्टिवेशन एनर्जी को इनिशिएट करने के लिए। कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करेंगे अपना रेट लो। रेट लो एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दे रखी है, 2A + 3B गिव्स यू 4C। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ये रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आप कैसे लिखोगे रेट लो एक्सप्रेशन? आप कैसे लिखोगे? रेट ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे के इज योर रेट कांस्टेंट, यानी कि जो रेट हम फाइंड कर रहे हैं रिएक्शन का, उसका रेट कांस्टेंट है के, ठीक है। के देन कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये होता है आपका रेट लो एक्सप्रेशन। और ये सिर्फ जनरली आपका रिएक्टेंट्स के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है बेटा? ओनली फॉर रिएक्टेंट्स लिखा जाता है जनरली, ठीक है। जब भी आपको दो चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी बेटा, हम दो टाइप्स की रिएक्शन यहाँ पे स्टडी करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एंड एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं तो हमारी जो स्टोइचियोमेट्री होती है, ठीक है, वो एज इट इज़ रहती है। ए की पावर x लिखा जाता है, बी की पावर y लिखा जाता है। ए की पावर x, बी की पावर y का क्या मतलब है? जो ये x और y आपको दे रखे हैं, इनका जो सम होगा वो ऑर्डर कहलाता है। अब ये ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है किसी रिएक्शन का, जैसे कि हम स्टडी करेंगे अपने चैप्टर के अंदर 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड nth ऑर्डर रिएक्शंस। हम सारा का सारा nth ऑर्डर रिएक्शंस में कवर कर लेंगे।
मेन आपको जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस करने हैं। जो ऑर्डर होता है ना बच्चा, जो ऑर्डर आपका होता है वो आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर इन द सेंस जीरो भी हो सकता है, माइनस में कोई वैल्यू भी हो सकती है, कोई वैल्यू प्लस में हो तो वो भी आपका ऑर्डर हो सकता है, कोई वैल्यू फ्रैक्शन में हो तो वो भी हो सकता है, या कोई वैल्यू डेसिमल में हो तो भी आपकी क्या हो सकती है, वो ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, यानी कि कोई भी रियल नंबर, कोई भी आपका फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, इंटीजर हो, कोई भी हो, वो आपका कोई भी जो है वो ऑर्डर बन सकता है। किस केस में? आपका कॉम्प्लेक्स केस में एंड एलिमेंट्री केस में। ठीक है, कोई ऑर्डर कुछ भी हो सकता है आपका, कोई भी एक रियल नंबर, इंटीजर, वटएवर, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। एक और बात कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के बारे में, कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं। दीज आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होती। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कि जब मल्टी स्टेप रिएक्शंस होती हैं तो कोई एक रिएक्शन ऐसी होती है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। वो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाती है। मतलब कि वो रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन इन सारी रिएक्शंस में से ऐसी रिएक्शन होगी जो इस पूरी रिएक्शन का, पूरे मैकेनिज्म का, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट डिटरमाइन करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट, और हम रेट ही निकाल रहे हैं, हम इस चैप्टर में रेट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है उसकी जो वहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो यहाँ पे एक्स और वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। रिएक्टेंट आपका एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, बताऊंगी तीन भी किस केस में होते हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आगे। ठीक है, ये बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या गिवन है एलिमेंट्री, ठीक है, आपको गिवन हो गया। सपोज कीजिए आपको ना एलिमेंट्री गिवन है ना कॉम्प्लेक्स गिवन है, तो आप रिएक्शन को कंसिडर करेंगे कॉम्प्लेक्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट कि एलिमेंट्री आपको लिखा हुआ मिलेगा रिएक्शन के अंदर, कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इफ इट इज नॉट रिटन देन यू हैव टू टेक that the reaction is a complex reaction, and in the complex reaction you have to take the power of the concentration of reactant, the power of this is x, ठीक है, and the power of next reactant will be y. Got my point? ठीक है, लेकिन ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, देन तब क्या करेंगे आप, तो जो आपकी स्टोइशियोमेट्रीज होती हैं यही पावर बन जाती हैं। ये फ़ायदा है एलिमेंट्री रिएक्शन होने का। यानी कि कैसे लिखेंगे आप रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, फॉर द रेट लो के concentration of A to the power 2 because 2 is the stoichiometry over here, and concentration of B to the power 3 because 3 is the stoichiometry of B over here. Got my point? तो ऑर्डर क्या हो गया आपका, ऑर्डर हो गया 2 + 3 यानी कि 5। तो ऑर्डर क्या होता है आपका x + y यानी कि 2 + 3 = 5। दिस इज द ऑर्डर फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शंस ओनली, यानी कि 5th ऑर्डर रिएक्शन है ये। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम रेट लो का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको सिखाऊंगी, इसके लिए थोड़ी सी डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है आपके इस चैप्टर के अंदर जो एग्जाम में आती भी है और आपको आनी भी चाहिए। सपोज ये आपको रिएक्शन गिवन है A + B गिव्स यू C। ठीक है, आपने रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट लो एक्सप्रेशन लिखा। रेट लो एक्सप्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस है बच्चा कि रेट लो एक्सप्रेशन में आप K का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे रेट कांस्टेंट आता है, इधर रेट लो एक्सप्रेशन। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि हम मैम कैसे पहचाने कि कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सी इक्वेशन लिखी है वो रेट लो की है या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की है। बच्चा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग -dA/dt करके लिखते हैं, वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और जो रेट लो एक्सप्रेशन होता है वो आपका रेट कांस्टेंट की टर्म्स में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर y। क्योंकि अभी हमने कोई रिएक्शन का दिया ही नहीं है कि एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, तो हमें क्या कंसिडर करना है कि ये रिएक्शन कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें कोई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उसकी वजह से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे निकल के आने वाला है। ठीक है, अब इसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, क्या होगा, -dA/dt है ना, इक्वल टू -dB/dt, ये होने वाला है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप एक काम करो, यहाँ पे ना आप एक रिएक्टेंट से लो, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अभी पहले आप एक रिएक्टेंट से सीखो, बाकी कितने भी रिएक्टेंट्स हो आप उसका यूज़ करके निकाल सकते हो। अब देखो मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को इक्वेट कर सकती हूँ नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है। तो कर लो, -dA/dt इक्वल टू K A टू द पावर x। ठीक है, ये हम ये काम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, समझ में आया? बस तो यही आपको करना है बच्चा, इसी फंडामेंटल यानी कि इसी फिनोमिनन को यूज़ करके, इसी फंडामेंटल टेक्निक को यूज़ करके आपको सारे ऑर्डर्स के लिए अपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को फाइंड करना है, यही वाला फंडा यूज़ करके। कैसे? अब हम चलते हैं आगे। अब मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सबसे पहला ऑर्डर, दैट इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना? चलते हैं, अपना पहला कदम बढ़ाते हैं अपने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की तरफ। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब क्योंकि ऑर्डर आपको ऑलरेडी जीरो दे दिया, तो जो वहाँ पे एक्स लिखा था ना मैंने, उस एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चा? जीरो, है ना? लेट मी कंसिडर अ रिएक्शन ए टू बी, रेट लो एक्सप्रेशन इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, और एक्स क्या दे रखा है हमें? जीरो। ऑर्डर हमें जीरो दे दिया है पहले ही, इक्वेशन में गिवन होगा आपको बच्चा ए टू द पावर जीरो। एंड यू नो वेरी वेल, व्हेन किसी का भी अगर ए की किसी की पावर भी अगर जीरो होती है तो वो क्या हो जाता है? वन के इक्वल हो जाता है ना? समझ में आया? किसी की पावर अगर जीरो है तो वो वन के इक्वल हो जाता है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखो, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर दें हम लोग, है ना? इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा? डी टी को उधर ले जाओ, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी। इतना समझ में आया? हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है। अरे वेट, अब देखो बच्चा क्या करना है। लेट्स कंसीडर एट टाइम जीरो, यानी कि इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट किया है तो ए की कंसेंट्रेशन कितनी होगी? ए नॉट। इनिशियल कंसेंट्रेशन को ए नॉट लिखते हैं, और बी की कंसेंट्रेशन क्या होगी? जीरो। अभी बना ही नहीं है आपका प्रोडक्ट, है ना? और टाइम टी पे क्या होगा? सपोज कीजिए जो हमारा जो बी है वो जो टाइम टी पे कितना बनाए? ए बनाए। ठीक है, तो आपको कितना बचा? जो आपका ए है वो कितना बचा होगा? वो ए ही बचा होगा, क्योंकि ये बना है ना, जितना ये बना है उतना ही वो बचा है। समझ रहे हो? जितना वो बना है उतना ही वो बचा है। ठीक है, वो एक्स वो ए बना है तो ये भी ए बचा है। हम जो यहाँ पे जो लिखते हैं ना वो रिमेनिंग पार्ट लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना बच्चा, हम रिमेनिंग लिखते हैं। कितना यूज हुआ वो नहीं लिखते, हम रिमेनिंग, हम बचा हुआ लिखते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर ए नॉट माइनस ए, आप ये भी लिख सकते थे ए नॉट माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए बना है आपका तो कितना बचा? ए नॉट में से जब जो ए निकल गया है उतना आपका बचा हुआ है। लेकिन हमने क्या किया, इस पूरे को हमने ए कंसिडर कर लिया कि इतना ही आपका बचा है। ठीक है, समझ में आया? हमने सिर्फ कंसिडर किया है। बेटा एजम्पशंस बहुत होती हैं एक्चुअली केमिस्ट्री में ना, जब डेरिवेशंस आप लोग सॉल्व करते हो। फिजिक्स की बात भी है, साइंस में ऐसा ही होता है, हम लोग एजम्पशंस बहुत करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा ए टू बी टाइम ज़ीरो पे इट इज़ ए नॉट, ज़ीरो एट टाइम टी इट इज़ ए एंड ए। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलते हैं आगे। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन आया था माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी, इट वॉज अवर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब देखो हमें लिमिट लगानी है। लिमिट क्यों लगानी है? नाउ वी हैव टू टेक इंटीग्रेशन, वी हैव टू इंटीग्रेट बोथ दीज, है ना? अब देखो ए की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है आपकी? इनिशियल टू फाइनल लोगे, इनिशियल टू फाइनल यानी कि ए नॉट टू ए, और टाइम कितनी की क्या है आपकी वैल्यू है? दैट इज जीरो टू टी, ये लिमिट है आपकी जीरो टू टी। ठीक है ना, सॉल्व करना आपको आता है। जब डी ए का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? ए। ठीक है ना, लिमिट कितनी हो गई आपकी? ए नॉट टू ए इक्वल टू के, जो कांस्टेंट है, डी टी की क्या हो गई इंटीग्रेशन? क्या वैल्यू आएगी? टी, तो इट इज़ जीरो टू टी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, मैं ऊपर का रब करती हूँ, अब साथ साथ नोट करते रहना बच्चा। ठीक है, अब देखो सॉल्व करोगे इसको, पहले ए की वैल्यू पुट करोगे फिर ए नॉट की वैल्यू पुट करोगे। माइनस ए नॉट माइनस माइनस सॉरी ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी माइनस ज़ीरो। टी की जगह पहले टी लिखा फिर ज़ीरो लिखा, ए की जगह पहले ए लिखा फिर ए नॉट लिखा। ठीक है, ये आ गया। इसको सॉल्व करो, ये हो गया ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के टी, ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। इसे ए की टर्म्स में ले जाओ, दैट इज ए नॉट माइनस के टी। आया समझ में? दिस इज योर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन।
गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अब देखो आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आपको दिख रही होगी, है ना। तो इसके लिए आपको पता है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। y क्या है आपका, y एक्सिस यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि रिएक्टेंट है यहाँ पे। x क्या है आपका, टाइम, यानी कि कंसेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टाइम का ग्राफ आपका बनेगा। इंटरसेप्ट आपका क्या है, ए नॉट, ठीक है। और स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव स्लोप है माइनस के। तो ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, यानी कि ये हो गया आपका इंटरसेप्ट दैट इज ए नॉट एंड दिस इज योर स्लोप दैट इज एम इक्वल टू माइनस के। आया समझ में? इंपॉर्टेंट है, ग्राफ तो बहुत ही आते हैं यहाँ पे आपके, तो हर जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होंगे उनसे आपके कई सारे ग्राफ्स बनते हैं बच्चा, तो आपको बनाना आना चाहिए। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहीं पे आपको निकालना है हाफ लाइफ एक्सप्रेशन। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? आपके पास अब एक्सप्रेशन क्या आया था, ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना। अब देखो जब टाइम आपकी कोई रिएक्शन चल रही है, ए टू बी को रिएक्शन हुई आपकी, हमें इस मिड पॉइंट पे रिएक्शन को फाइंड करना है कि कितना रेट है, क्या किस रेट तक पहुंची है। तो इन बिटवीन यानी कि हाफ टाइम में रोका तो टाइम कितना हो गया आपका, हाफ। समझ रहे हो? इनिशियली आपने स्टार्ट किया था, ए नॉट कंसंट्रेशन थी, तो अब कितनी कंसंट्रेशन हो गई होगी इसकी, ए नॉट बाय 2 कंसंट्रेशन हो गई होगी, है ना। तो आप क्या करोगे, ए की जगह क्या लिखोगे, ए नॉट बाय 2, और टी की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ। तो लिखिए ए नॉट अपॉन 2 इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ए नॉट बाय 2 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, ये हो गया माइनस 2 ए नॉट, वेट, इट इज ए नॉट माइनस 2 ए नॉट अपॉन 2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है ना, सॉल्व करोगे ये आ गया माइनस ए नॉट बाय 2 इक्वल टू माइनस के टी हाफ। ठीक है, आपका माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा है ए नॉट, हम हाफ लाइफ निकाल रहे हैं ना, उसी के वैल्यू एक्सप्रेशन में ले लो। हाफ लाइफ इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 के। दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन बच्चा, हाफ लाइफ का फॉर द जीरो ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, और छोटी सी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए, जिससे आपको ये क्रैम ना करने पड़े। एक्चुअली एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, तो हम लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको क्रैम ना करना पड़े, तो छोटी छोटी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ इसका अगर बनाओगे तो देखो ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है, सी इंटरसेप्ट आपका 0 है, तो ऑब्वियसली ओरिजिन से आपका स्टार्ट होगा। y एक्सिस पे क्या है आपका, हाफ लाइफ, x क्या है आपका, आप ले लो ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बना लो ग्राफ को, तो आपका क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से। ठीक है, इंटरसेप्ट तो 0 है, तो आपका ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, और ये आपका स्लोप हो गया थीटा, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि इक्वल टू एम, और एम क्या है आपका 1/2 के, एम इज 1/2 के, है ना। ए नॉट अलग निकाल दिया, इट इज 1/2 के, इट्स द स्लोप। समझ में आया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का? ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सप्रेशंस को फाइंड करते हैं रेट लो की हेल्प से। ठीक है, रेट लो ही है जो हमें ये सब करने के लिए देता है, और हमें ये सब, हमसे ये सब रिजल्ट जो है निकलवाता है। रेट लो एक्सप्रेशन से ही सब कुछ होता है, तो वो रेट लो एक्सप्रेशन आपको लिखना आना चाहिए। फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को उसके साथ इक्वेट करके हम लोग अपना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं, एंड देन हम लोग हाफ लाइफ तक पहुंचते हैं। ठीक है, समझ में आया सब बच्चों को? हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा, हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना सीखा, फिर हमने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना सीखा, रेट ऑफ अपीयरेंस को निकालना सीखा, हमने रेट लो एक्सप्रेशन को निकालना सीखा। ठीक है, रेट लो एक्सप्रेशन में हम लोग के का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने के की यूनिट को भी देखा, के की यूनिट कैसे निकालते हैं हम लोग, के का यूनिट कैसे निकालोगे। सपोज कीजिए आपके पास रेट ऑफ अ रिएक्शन है, ठीक है, आप लोग क्या लिखते हो, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर। ठीक है ना, आप लोग ये लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप यूनिट कैसे निकालोगे के की, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ऑर्डर। ठीक है, आपके पास ये है। ओके, आप के की यूनिट कैसे निकालोगे बच्चा, के क्या हो गया आपका, रेट ऑफ अ रिएक्शन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए।
टू द पावर x। ओके, देन रेट ऑफ रिएक्शन की आपको यूनिट पता है, इट इज मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, ये भी होगी, एक मिनट, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो गई, मोल पर लीटर, है ना, टू द पावर x। ओके, तो क्या होगा आपका, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे, मोल अपॉन में लीटर सेकंड, ठीक है, इनटू लीटर अपॉन मोल टू द पावर x। ये होगा बच्चा, है ना। इसी तरह से आप लोग करोगे इसे, ठीक है। अब देखो, या पहले आप इसी तरह से समझ लो, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। देखो नीचे इसके ये था मोल अपॉन में लीटर टू द पावर x, ठीक है, ये आपके पास था। अगर इसे अलग अलग करोगे तो कैसे लिखोगे आप लोग, मोल अपॉन लीटर सेकेंड, ठीक है ना, देन कैसे लिखोगे, अपॉन में मोल टू द पावर x अपॉन में लीटर टू द पावर x, ठीक है, ऐसे करोगे आप लोग। देन इसके बाद बच्चा ये देखो ना, मोल पर लीटर है, ये भी मोल पर लीटर है, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो आप, मोल अपॉन में लीटर टू दी पावर 1 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि इसकी पावर 1 हो गई ना, इस पूरे की पावर तो 1 हो गई, तो इट इज़ 1, और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो गई, ठीक है, और सेकंड ऊपर चला गया, सेकंड आपका इन्वर्स में हो गया, तो ये आ गई आपकी यूनिट, दिस इज योर यूनिट फॉर के, यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी आ गई। आया समझ में, ठीक है। और ये एक्स क्या है, आपका ऑर्डर है। सपोज कीजिए आपको 0 ऑर्डर के लिए निकालनी है, तो आप क्योंकि रेट कांस्टेंट की वैल्यू ना हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है बच्चा, तो 0 ऑर्डर के लिए वैल्यू, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 लिखोगे फॉर 0 ऑर्डर, क्योंकि एक्स क्या आपका ऑर्डर है, तो क्या आपका आंसर आ गया, क्या यूनिट आ गई, मोल अपॉन में लीटर, ठीक है, एंड सेकेंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट हो गई 0 ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो गया, और जिसकी पावर 0 होती है वो 0 हो जाता है, तो यानी कि यूनिट क्या हो गई आपकी, ये सेकंड इनवर्स, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। इस तरह से हम लोग यूनिट्स को डिराइव कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया आपको, आप किसी भी ऑर्डर के लिए यूनिट को निकाल सकते हो, किसकी यूनिट निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों को स्टार्ट करना है अपना फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। 0 ऑर्डर तक हम लोग कर चुके थे। 0 ऑर्डर का हमारा जो एक्सप्रेशन था, मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ, आपका आया था a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, है ना, ये आपका एक्सप्रेशन था। फिर हाफ लाइफ के लिए आपने एक्सप्रेशन देखा था, हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन था आपका ए नॉट अपॉन में 2 के, ठीक है ना। आपने डिफरेंट ग्राफ्स भी देखे थे, आपने 0 ऑर्डर के लिए आपने ग्राफ देखा था, आपने देखा था रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ देखा था के की रिस्पेक्ट में, आपने देखा था कि जो रेट कांस्टेंट है वो डायरेक्ट रिलेशन करता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, ठीक है। एक ग्राफ आप लोगों ने ये देखा था, एक आपने देखा था कि अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए का बनाओगे तो ये क्या देखा था हमने, इंडिपेंडेंट ग्राफ था, क्योंकि रेट पे डिपेंड ही नहीं करता है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है ना। ऐसे ही आपने रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था, वो भी आपका इंडिपेंडेंट है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है रेट, ठीक है ना। समझ में आया। तो इस तरह से हमने डिफरेंट ग्राफ्स को हम लोगों ने स्टडी किया था बच्चे, ठीक है। ये सारा प्रीवियस क्लासेस में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। समझना है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर से एक वीडियो अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बच्चा। चलिए हम लोगों ने ये सीख लिया था, सारे 0 ऑर्डर का हमारा सारी रिएक्शंस हो गई, सब कुछ हो गया। 0 ऑर्डर का हमारे एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताए थे कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं 0 ऑर्डर के, जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शंस होती हैं, यानी कि वो कैटलिस्ट जो एक एंजाइम को यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट, वो रिएक्शंस जिसमें आप एज अ कैटलिस्ट एंजाइम्स को यूज़ करते हो, वो सारी रिएक्शंस आपकी 0 ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आती हैं, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस, जो आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो भी आपकी किसके अंदर आती हैं, 0 ऑर्डर रिएक्शंस के अंदर आती है, यानी कि उनका ऑर्डर क्या होता है, 0 ऑर्डर होता है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड, अब चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। वही जो टॉपिक है हमारा आज का, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सारा मैंने आपको रिवीजन करवा दिया कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सपोज कीजिए हमने रिएक्शन को फिर से कंसिडर किया, दैट इज A2P, है ना। इसके लिए रेट लो क्या लिखोगे आप, रेट लो का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर x, और ऑर्डर क्या दे रखा है आपको, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो आप एक x की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। समझ में आया। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया फॉर द रेट लो एक्सप्रेशन, ये आपका निकल के आ गया, ठीक है।
आप यहाँ से भी एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हो पहले तो, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, इंटरसेप्ट तो आपका 0 है, तो यानी कि y एक्सिस पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, x एक्सिस पे क्या लेंगे आप, x एक्सिस पे आप ले लो कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा आपका, ओरिजिन से ग्राफ बनेगा, या ओरिजिन से ग्राफ बनेगा, क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट आपका 0 है, डायरेक्ट रिलेशन है, देखो ना, रेट ऑफ रिएक्शन का और कंसंट्रेशन का, क्योंकि जिसकी पावर 1 होती है वो तो 1, जिसकी पावर 1 होती है वो तो उसी का आंसर तो उसका आंसर तो वही आता है ना, समझ में आया। तो आपका जो ये स्लोप है थीटा, दैट इज टेन थीटा, वो किसके इक्वल हो गया, आपके m यानी कि आपका k आपका स्लोप है यहाँ पे, क्योंकि इंटरसेप्ट क्या है आपका यहाँ पे +0, इंटरसेप्ट इज 0, ठीक है। एक तो आपका रिलेशन यहीं से डिराइव हो गया, आपका एक ग्राफ तो यहीं से निकल कर आ गया, ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद देखो आप क्या कर सकते हो, आपको एक और मैंने सिखाया था 0 ऑर्डर में। अब आप लिखिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन, उसके लिए क्या लिखोगे आप, -dA/dt, कंसंट्रेशन की टर्म में लिखते हैं ना हम लोग, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में लिखते हैं, किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, तो -dA/dt हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये हो गया -dA/dt इक्वल टू K A, कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना, ये हो गया, ठीक है। अब A को A के साथ ले जाओ, -dA/A इक्वल टू dt, ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, समझ में आया इतना। अब ये एक्सप्रेशन आ गया तो क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन लोगे इसका, है ना, 0 ऑर्डर में सीख चुके हो आप, इंटीग्रेशन लोगे। अब देखो जिसका इंटीग्रेशन आप ले रहे हो, यहाँ dA/A है, तो यानी कि 1/A है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, है ना, लॉग यानी कि नेचुरल लॉग वाला, लॉग विद बेस e, ठीक है, लॉग विद बेस e a, ठीक है, लॉग a आता है एक्चुअली, लॉन a आता है, यानी कि लॉग विद बेस e a, किसका है ये, इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस आपका बाहर है। लिमिट क्या है, लिमिट भी सेट करनी है, अभी हमें लिमिट तो हमने सेट ही नहीं की। देखो बच्चा, हमारे पास रिएक्शन थी A to B, ठीक है ना, टाइम 0 पे A की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, A0, और ये B आपका 0 है, टाइम T पे कंसंट्रेशन कितनी रही होगी आपकी, कितना बचा होगा आपका, A बचा होगा, हम कर चुके हैं क्योंकि ये आपका ये A बना होगा, आया समझ में, A बचा क्योंकि वो आपका A बना, ठीक है। तो बस लिमिट सेट कर लो आप, ये हो गई आपकी A0 to A, और ये हो गई आपकी 0 to T, ठीक है, ये अब 0 ऑर्डर में सीख चुके हो बच्चा, ठीक है ना, हम इनिशियल से फाइनल तक की लिमिट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका A0 to A, ठीक है, और इक्वल टू dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन T होगा, ठीक है, और K कहाँ गया हमारा यहाँ से, वेयर इज K लिखना रह गया बच्चा, वेट फिर से दिखाते हैं करके आपको, फिर से एक बार समझ लो ध्यान से बच्चा, K लिखना रह गया हमारे पास एक्सप्रेशन था A to P के लिए, रेट लो एक्सप्रेशन था K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर 1, ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था दैट इज -dA/dt, ठीक है ना, दोनों को इक्वेट किया, ये आ गया -dA/dt इक्वल टू KA, ठीक है। आपने यहाँ पे लिया इंटीग्रेशन, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो लेकिन पहले A के टर्म को यहाँ पे नीचे ले जा रहे हो, तो आपने लेके गए -dA/A, है ना, क्योंकि A अगर साथ में होंगे, एक जैसी चीज़ें अगर साथ में होंगी तो इजी होगा ना आपका, K को बाहर निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है, ये हो गया आपका dt, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज नेचुरल लॉग, है ना, यानी कि लॉग विद बेस e, ओके, A यानी कि लॉग A, माइनस बाहर है आपका, ठीक है, लिमिट आपने सेट की थी A0 to A एंड 0 to T, ठीक है, समझ में आया, ये आपने सेट किया था। तो यहाँ पे हो गया A0 to A इक्वल टू K T 0 to T, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है क्योंकि हम जो ऊपर वाली हमारी लिमिट होती है उसको हम पुट करते हैं अपने अपने अंदर वाले एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, माइनस लॉग विद बेस ई A माइनस लॉग विद बेस ई A0 एंड इक्वल टू माइनस K, ठीक है, या इसको K को बाहर रख लो, नॉट माइनस, यहाँ माइनस नहीं है हमारे पास, K
टी माइनस 0, ये वाला हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है बच्चा, चलो इसके बाद लॉग विद बेस ई ए नॉट माइनस लॉग विद बेस ई ए, ऐसे कर ले क्योंकि माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये आ गया आपका के टी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इतना हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, हम जो लॉग ए है, लॉग ए की टर्म में हम उधर ले जाएंगे, लॉग ए की टर्म में उधर ले जाओ, तो लॉग ए यहाँ पे रखोगे आप, तो ये आपका आ गया लॉग विद बेस ई ए नॉट माइनस के टी, ये आ गया आपके पास रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन आ गई। ग्राफ यू कैन प्लॉट, इट इज लॉग विद बेस e, है ना, नेचुरल लॉग के a के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, एंड योर x इज, समझ नहीं आया क्या, देखो ना बच्चा, ये आपका c है और ये प्लस एम एक्स, एक्स यहाँ पे है आपका, तो t आपका क्या है, टाइम, टाइम क्या है आपका x। ठीक है, तो टाइम के साथ आपने इसका रिलेशन निकाला तो कैसा आएगा, क्योंकि c इंटरसेप्ट है आपका, और k देखो आपका क्या है, माइनस में, यानी कि आपका नेगेटिव स्लोप है, इस तरह से। तो ये तो क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, दैट इज लॉग विद बेस e a नॉट, और ये हो गया आपका सारा स्लोप, दैट इज m इक्वल टू माइनस k। समझ में आया, तो यहाँ से हमारा ग्राफ निकल के आ गया। हर कदम पे आपका ग्राफ बन सकता है बच्चा, जितने भी स्टेप्स है ना, हर स्टेप पे आपका ग्राफ बन सकता है। ठीक है, चलिए इतना हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद इसे हम और भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो रिलेशन हमने निकाला है ना, इसको हम और ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, इसको हम एक टर्म में और लिख सकते हैं ना, आपका ये क्या है, नेचुरल लॉग है। ठीक है, तो इसको अगर आप लॉग विद बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लॉग विद बेस 10 ए इक्वल टू 2.303 लॉग विद बेस 10 ए नॉट माइनस के टी, है ना, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो पूरी ही टर्म्स को, जो पूरी टर्म है, इसे 2.303 से डिवाइड कर दो। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस 10 ए अपॉन 2.303, और यहाँ मल्टीप्लाई में भी लिखोगे तो बेटर है इसके पहले डिवाइड कर दो आप, है ना, इसका मतलब कुछ नीचे आएगा ही नहीं इसके, समझ रहे हो ना, आपने डिवाइड कर दिया तो कुछ उसके नीचे आया ही नहीं। ठीक है, इक्वल टू, ये भी ऐसे हो गया, लॉग विद बेस 10 ए नॉट, ठीक है, माइनस के टी के नीचे आ जाएगा आपका 2.303। आपने पूरी टर्म को 2.303 से डिवाइड किया था, तो जो यहाँ पे टर्म थी वो डिवाइड हो गई, जो यहाँ पे टर्म थी वो भी डिवाइड हो गई। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन दिख रहा है ये वाला, ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी आपका ग्राफ बनता है। ठीक है, कैसे, मैं बना के दिखाती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के जितने एक्सप्रेशंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्यों, क्योंकि वहां से तरह तरह से ग्राफ आपसे पूछा जाता है, वो भी तरह तरह की इक्वेशंस को यूज करके। तो देखो ना, आपका ये y हो गया इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है ना, तो y एक्सिस पे क्या है आपके पास, y एक्सिस पे है लॉग विद बेस 10 ए, ये है आपका y एक्सिस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका x एक्सिस पे, आप ले लीजिए x एक्सिस पे टाइम। ठीक है, तो इंटरसेप्ट आपके पास है तो ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, आपके पास स्लोप है जो कि नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपका फिर से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, बट नेगेटिव स्ट्रेट लाइन, यानी कि नेगेटिव स्लोप के साथ। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका इंटरसेप्ट, दैट इज लॉग विद बेस 10 ए नॉट। ठीक है, और ये क्या हो गया पूरा, ये वाला ये हो गया आपका ये m, दैट इज tan थीटा, दैट इज स्लोप, यानी कि k अपॉन माइनस k अपॉन 2.303। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स के लिए एंड डिफरेंट डिफरेंट आपके इंटरसेप्ट्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और ग्राफ बनाने के लिए आता है बेटा। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, इसे पूरा अटैच कर दो ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत करो, इसे पूरा ज्वाइन कर दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बच्चा, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। चलिए इसे हम अब इस इक्वेशन को और भी एक तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पता है, देखो इन बिटवीन रिएक्शन रोक रोक के हम कितनी तरह से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखो एक तरीका और है हमारे पास सॉल्व करने का इसको। कैसे, आप क्या करो, आपके पास है log a इज इक्वल टू log 10, सॉरी log a इज इक्वल टू log a नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। इस a नॉट को इसके नीचे ले जाओ। कैसे, log a अपॉन log a नॉट, अब बेस 10 नहीं लिख रही हूँ मैं, अंडरस्टूड है,
इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। लिख सकते हैं ऐसा हम लोग? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, आपको पता है, मैथ्स आपको आती है इतनी तो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन आपने की है, लॉग की वैल्यूज आपने की है, डिफरेंशिएशन भी आपने किया है। अब देखो इसे क्या लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन ए नॉट लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। ये क्या हो गया, माइनस के टी अपॉन में 2.303, ठीक है। चलिए इतना आपने कर लिया। अब यहाँ पे भी एक ग्राफ बन सकता है आपका, क्यों नहीं बन सकता भाई। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका mx और प्लस c, यानी कि c तो इंटरसेप्ट आपका 0 है, और जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो आपकी ओरिजिन से यहाँ पे लाइन स्टार्ट होती है। y एक्सिस पे क्या है, लॉग ए अपॉन ए नॉट। तो देखा ना आपने, एक ही रिएक्शन को आपने कितनी तरह से मॉडिफाई कर करके डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को निकाल लिया, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप निकाल रहे हो, दिस इज योर टेन थीटा, ठीक है, इक्वल टू थीटा दैट इज टेन थीटा दैट इज इक्वल टू एम यानी कि स्लोप, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303, ठीक है। समझ में आ गया सब बच्चों को। यहाँ पे वाई एक्सिस चेंज है, ठीक है ना, और आपका जो इंटरसेप्ट है वो चेंज है, लेकिन आपका स्लोप देखो सेम है पिछले वाले ग्राफ से, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत करना कि ये क्या हो गया। आया समझ में सब बच्चों को, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को हम एक तरह से और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कहोगे मैडम क्या किए जा रहे हो, इतना मॉडिफिकेशन? यस, इतना मॉडिफिकेशन बच्चा, एक इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्चुअली। आपके 90% चांसेस होते हैं कि हाँ फर्स्ट ऑर्डर से ही आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने हैं, ठीक है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको फिर से आप लिखो, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू, क्या करो इसको, एक काम करो, नेचुरल लॉग में कर लो। नेचुरल लॉग में करोगे, वेट, एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को तो यहीं छोड़ दो। इससे पहले जो इक्वेशन हमने एक की थी ना, वो ज़्यादा आपके लिए थोड़ा सा इजी है समझने में। इससे पहले हमने एक इक्वेशन लिखी थी, लॉग विद बेस ई ए माइनस लॉग विद बेस ई ए नॉट, है ना, इक्वल टू माइनस के टी, याद है। इससे पहले का हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन जो है, यहाँ पे देखो क्या करो, यहाँ पे लॉग विद बेस ए अपॉन ए नॉट, ठीक है, और माइनस के टी, ठीक है। अब क्या करो, इसका एक्सपोनेंशियल ले लो। एक्सपोनेंशियल लोगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये एक्सपोनेंशियल से एक्सपोनेंशियल तो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, आप लिखोगे लॉग विद बेस ई टू द पावर ए अपॉन ए नॉट, है ना, इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी। आपने पूरे का क्या किया, एक्सपोनेंशियल ले लिया। या इसको एक्सपोनेंशियल लेने का तरीका एक और होता है हमारे पास कि ई टू द पावर लॉग विद बेस ई ए अपॉन ए नॉट। हम पूरे को, इस पूरी टर्म को हमने क्या किया, हम इसे ऊपर एक्सपोनेंशियल में ले गए, इस पूरी टर्म को। तो देखो लॉग ई से ये ई कट जाएगा क्योंकि वो बेस ई है ना, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है। दिखाई दिया, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको एक तरह से मॉडिफाई और कर लो पहले, ताकि ग्राफ इजी हो जाए आपका बनना। ए इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन। आया समझ में, बिल्कुल आया होगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ आपका बन सकता है। देखो कितने सारे ग्राफ बन गए हमारे एक ही रिलेशन से, हम उसको मॉडिफाई कर करके कितने ग्राफ्स बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आते हैं, और बच्चे करके नहीं जाते क्योंकि एनसीईआरटी में तो गिवन है ही नहीं, है ना। लेकिन टीचर का काम है बताना, मेरे साथ बने रहोगे तो ऐसे ही आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें अलग तरह से मिलती रहेंगी, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन बन गई आपकी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इंटरसेप्ट तो आपके पास 0 है, तो क्या होगा, ग्राफ आपका ऑब्वियसली ओरिजिन लाइन से बनेगा, आपको देखते समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, आपके पास एक्सपोनेंशियल है बच्चा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ तो कभी स्ट्रेट लाइन बनता ही नहीं, समझ में आया। इसका मतलब इंटरसेप्ट को देखते ही आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, आपको देख लेना है कि आपका एक्सप्रेशन किस टर्म में है बच्चा। आपका एक्सप्रेशन है ई की टर्म में, यानी कि एक्सपोनेंशियल की टर्म में है, और एक्सपोनेंशियल भी कौन सा है, माइनस में है, माइनस में है, तो ऑब्वियसली ऊपर से स्टार्ट करोगे ऐसे, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, डिक्रीज का साइन है ना ये वाला, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा। किसके बीच में बनाया आपने, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बीच में बनाया है। टाइम इज योर एक्स, टाइम इज योर एक्स, एम क्या है आपका, स्लोप इज, इंटरसेप्ट तो आपका 0 है, ठीक है, इंटरसेप्ट तो 0 है, लेकिन
m क्या हो गया आपका a नॉट e टू द पावर माइनस k, दिस इज योर्स m। ठीक है, इट इज स्लोप, समझ में, तो t के रिस्पेक्ट में आप बना रहे हो, इट इज योर स्लोप। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बच्चा? चलिए वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। ठीक है फाइन, अब हम चलते हैं हाफ लाइफ के लिए। ठीक है, ये वाले सारे एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हुए, अब चलते हैं हाफ लाइफ की तरफ। अब हाफ लाइफ के लिए कौन सा वाला एक्सप्रेशन हमें यूज करना है बच्चा? हाफ लाइफ के लिए हमें एक्सप्रेशन यूज करना है अपना 2.303 वाला। ठीक है, कौन से वाला था? लॉग ए, जो कि बेस 10 के साथ था। ठीक है, लॉग ए नॉट, जहाँ पे हमने सारे 2.303 को डिवाइड किया था ना, वो वाला, माइनस के टी अपॉन 2.303। ठीक है ना, इन दोनों के पास 2.303 थे ना, जो हमने डिवाइड किए थे वो वाले। ठीक है, चलिए ये वाला एक्सप्रेशन था हमारे पास। अब देखो हमने जीरो ऑर्डर में क्या किया था कि जो ए है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ है, तो क्या लिखोगे इसे? लॉग ए नॉट अपॉन 2, है ना, इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी हाफ हो गया, क्योंकि अब हाफ लाइफ निकाल रहे हो। अब हाफ टाइम में आपको जानना है कि इक्वेशन का रेट क्या है, मेरी रिएक्शन कहाँ तक पहुंची है। ठीक है ना, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अब देखो इस ए नोट को इधर ले जाओ, है ना, ए नोट को इधर ले जाओ। कोई अच्छा सा कलर यूज़ करते हैं, कोई अच्छा सा कलर नहीं है इसमें, अच्छा सा पर्पल लेते हैं आज। ठीक है, आप देखो लॉग ए नॉट अपॉन 2 माइनस लॉग ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू के अपॉन 2.303 टी हाफ। ठीक है, एक्सप्रेशन निकालना है टी हाफ का हमें यहाँ से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर सकते हो, लॉग ए नॉट अपॉन 2 अपॉन ए नॉट, अभी दिखाया था मैंने करके आपको ये वाली चीज़, है ना, और ये अपॉन में 1 है, तो ये क्या बन जाएगा? लॉग ए नॉट अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन ए नॉट, यही हो गया। ठीक है, और ए नॉट से ए नॉट तो कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा log 1/2 एंड इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस कहाँ गायब हो गया हमारा, माइनस के अपॉन 2.303 टी हाफ। आया समझ में? ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आया है फाइनली अभी तक। अब तो आसान लग रहा होगा आपको देखने में, वैसे भी आसान था, लेकिन अब और आसान लग रहा होगा देखने में कि मैम कितना तो इजी सा हो गया ये तो, है ना। तो क्या कर सकते हो इससे आप, अब आप इसको माइनस को हटाने के लिए क्या कर सकते हो, जैसे सपोज करो ये क्या हो गया, इसे log 1/2 है ना, इसे क्या लिख सकते हो, log 2 की पावर -1 लिख सकते हो, है ना। log 2 की पावर -1 का मतलब क्या है कि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस log 2 हो गया, और इक्वल में आपका माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी कि log 2 के इक्वल क्या आ गया, के अपॉन 2.303 टी हाफ। इतना समझ में आया? अब तो इजी है ना एक्सप्रेशन निकालना टी हाफ का, अब निकाल लो टी हाफ। टी हाफ इक्वल हो गया आपके, दैट इज log 2 मल्टीप्लाई 2.303 अपॉन के। ठीक है, log 2 की वैल्यू आपको पता है, log 2 की वैल्यू कितनी होती है, इट इज 0.3, है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है। टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 मल्टीप्लाई 0.3 यानी कि 0.3 अपॉन में के, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, दैट इज 0.693। बस आ गया हमारा हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन, दैट इज 0.693 अपॉन के। भाई इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इतनी सारी इक्वेशंस में यूज होता है, और कितनी इजी तरह से हमने निकाल लिया इसको, कितना इजी था निकालना एक्सप्रेशन को ना, बस पुटिंग करते गए कहीं पे डिवाइड किया, कहीं मल्टीप्लाई किया, कहीं एक्सपोनेंशियल लिया, आ गया। यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलता है कि आपको जो हाफ लाइफ है ना, उस पर कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ही नहीं। देखो रिलेशन में कोई कंसंट्रेशन ही नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ग्राफ बना लो हाफ लाइफ का कंसंट्रेशन के साथ, भाई कोई रिलेशन ही नहीं है ना, पैरेलल इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन ही नहीं है कंसंट्रेशन के साथ। आया समझ में? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके हाफ लाइफ के लिए भी ग्राफ बना सकते हो आप, ठीक है, कोई परेशानी नहीं, 1/k के बीच में बनेगा, ठीक है, जनरली नहीं आता है, वैसे बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, इट्स अप टू यू, आपकी चॉइस है जो आप करना चाहें। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। ओके, ये हमारा यहाँ पे खत्म होता है फर्स्ट ऑर्डर।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स कुछ होते हैं हमारे पास, जैसे रेडियो एक्टिव डिकेज, जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हैं आपकी, जो डिके रिएक्शंस होती हैं आपकी, वो सारी की सारी किसके अंदर आती हैं, आपकी फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस आती हैं। ठीक है, आपकी बैक्टीरिया का डिके एंड ग्रोथ, बैक्टीरियाज का जो डिके होता है और ग्रोथ जो होती है, वो सारी की सारी रिएक्शंस किसके अंदर आती हैं, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शंस के अंदर आती हैं। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जो बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सुक्रोज जो होता है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपका एग्जाम्पल है किसका, आपका रेडियो एक्टिव, सॉरी आपका फर्स्ट ऑर्डर का, किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर किस ऑर्डर से करते हो आप, फर्स्ट ऑर्डर से करते हो, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हम लोगों ने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन खत्म कर लिया है। ठीक है, अब हमें करना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इस स्यूडो का मतलब क्या है, हमारे पास ऐसी कुछ ही सिलेक्टेड रिएक्शंस होती हैं बेटा, जो हमें लगता है कि कोई और ऑर्डर की रिएक्शन होगी, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के अलावा वो कोई और भी कोई एनी अदर ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, हमें देखने में ऐसा लगता है और जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो हमें लगता भी ऐसा ही है कि यस, कि ये कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बस इसी को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, कि इट सीम्स टू बी एनी अदर रिएक्शन, है ना, इट सीम्स टू बी एनी अदर रिएक्शन बट ओरिजिनली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ओरिजिनली इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे बेटा। सबसे फेमस आपके दो एग्जांपल हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में हम लोग रिएक्शन देखेंगे। ओके बच्चा, जैसे आपका शुगर है, फॉर्मूला होता है आपका फ्रक्टोज का, सुक्रोज का लिख लीजिए C12H22O11। ठीक है, इसमें आप जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6 क्या बने आपके, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बने। ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। सुक्रोज को अगर आपने हाइड्रोलाइज किया, शुगर आपने ऐड किया, शुगर में वाटर अगर ऐड किया तो आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, अब देखो जब इसका रेट ऑर्डर आप लिखोगे, है ना, जब रेट लोअर एक्सप्रेशन लिखोगे और आप लिखोगे ऑर्डर, तो क्या लिखोगे, C12H22O11 टू द पावर 1 एंड वाटर टू द पावर 1, ये लिखोगे ना, क्योंकि आपको लग रहा है ना आपको यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री गिवन है 1, एलिमेंट्री रिएक्शन है आपकी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो जो एलिमेंट्री रिएक्शंस में क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री ही पावर बन जाती है, ऐसी होता है ना, स्टोइचियोमेट्री ही पावर बन जाती है। तो पावर बन गई 1 1, तो आपका ऑर्डर क्या हो गया, x+y, यानी कि ऑर्डर क्या हो गया 1+1 यानी कि 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, है ना, ऐसा हमें लग रहा है और लग भी रहा है, क्या दिख रहा है हमें, ऑब्वियसली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन पता है बच्चे क्या होता है, अब आपको पता है हम जब वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर की कोई लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं होती। जब भी आप वाटर ऐड करते हो किसी भी चीज़ में तो वाटर की कोई लिमिटेड क्वांटिटी तो नहीं होती, आप अनलिमिटेड वाटर को ऐड करते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास, हम कोई कंजूसी नहीं करते इसके अंदर। तो जो भी रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसमें फ्रीली हम लोग वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है कि वाटर का अमाउंट तो एक्सेस हो गया, वाटर का अमाउंट तो एक्सेस में हो गया। अब जब जिस चीज़ का अमाउंट एक्सेस में है ना, या जिसका अमाउंट एक्सेस में है, तो क्या उसका हम रेट फाइंड करेंगे, उसका हम रेट फाइंड नहीं करेंगे, उसका हम रेट फाइंड नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारा जो वाटर है वो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम इसको यहाँ पे लेंगे ही नहीं, कांस्टेंट होने का मतलब है कि हम इसको यहाँ पे लेंगे ही नहीं, और जब लेंगे ही नहीं तो कौन सा ऑर्डर निकल के आया बच्चा, यस, इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों, बिकॉज रिएक्टेंट दैट इज योर C12H22O11, है ना, जो आपका रिएक्टेंट है वही आपका सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट का ही आप ऑर्डर यहाँ पे लेंगे, दैट इज़ 1 ओनली। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमें लगता है कि ये दूसरी ऑर्डर की रिएक्शन है, कोई और ऑर्डर की रिएक्शन है, बट निकलती कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकलती है। आया समझ में,
ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, जो केन शुगर है आपका उसका इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन की रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है, इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्ट होना। तो आपने देखा कि हमें लग रहा था कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट नहीं, ये तो आपकी कौन सी ऑर्डर रिएक्शन निकली, ये आपकी निकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया? चलिए, वेरी गुड। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका इसी तरह से हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ठीक है, या एस्टर आप इथाइल एसीटेट ले लीजिए, C2H5 C वेट, यस बच्चा, C2H5 COO CH3 इथाइल एसीटेट है आपका, इथाइल एसीटेट, ठीक है। जब इसका भी हाइड्रोलाइसिस आप करते हो, वाटर का एडिशन करते हो, तो क्या बनता है, ये H+ और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा, है ना। एक आपका बनेगा CH3OH अल्कोहल बनेगा, और क्या बनेगा आपका C2H5 COOH, ये बना आपका, है ना, आपका प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब देखो, आप इसका भी ऑर्डर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे सबसे पहले तो क्या लिखोगे, K C2H5, अच्छा वहाँ पर शायद K लिखना रह गया था बच्चा, इससे पहले इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में, ठीक है, वहाँ K लिख लीजिएगा, गलती से रह गया था, क्योंकि रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो हमेशा K आएगा ही आएगा, है ना। टू दी पावर 1 एंड वाटर टू दी पावर 1, यही आपके पास एलिमेंट्री रिएक्शन है ना बच्चा, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो जो ऑर्डर है वो आपका क्या हो गया, 1 हो गया, स्टोइचियोमेट्री 1 आपको दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑर्डर आपको क्या लगेगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बट वही कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे बच्चा, जो मैंने बताया था कि वाटर को हमेशा एक्सेस में लिया जाता है, और जब किसी की क्वांटिटी एक्सेस में हो जाती है तो उसे कांस्टेंट कंसीडर कर लिया जाता है, किस केस में, जो हम रेट फाइंड करते हैं उस केस में, ठीक है। तो इसलिए कौन से ऑर्डर की रिएक्शन हो गई, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। आगे समझिए बच्चा, ठीक है। तो यही बेसिक 2 एग्जाम्पल्स थे आपके स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के, हैं तो एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे, बट इंपॉर्टेंट यही दोनों हैं जो आपके एग्जाम्स में आते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चा, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है इस चैप्टर का, अरेनियस इक्वेशन, ठीक है। अरेनियस इक्वेशन को भी यहीं ख़त्म हम लोग कर लेते हैं। अरेनियस इक्वेशन क्या कहती है आपसे, अरेनियस साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए। अरेनियस इक्वेशन, इन्होंने एक इक्वेशन फाइंड की थी, इन्होंने क्या कहा था कि जो रेट कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू E टू द पावर -EA/RT, ये सारा एक्सपोनेंशियली है, ठीक है ना। ये जो A है इसे बोलते हैं अरेनियस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर कांस्टेंट की फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। और EA क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर और K इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियली लिया गया है, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन है किसके लिए, आपका अरेनियस इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। इन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के लिए एक बात कही थी जो हम क्वालिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली 2 तरह से हम लोग मेज़र करते हैं। जब आप क्वांटिटेटिवली की बात करते हो या क्वालिटेटिवली की बात करते हो, आपको एक स्टार्टिंग में बताया गया था इस वीडियो की स्टार्टिंग में, जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं, कि फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर योर रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नियरली डबल्स, है ना, योर रेट ऑफ अ रिएक्शन इज नियरली डबल्स, यही पढ़ा था आप लोगों ने, है ना। ये जो आप पढ़ते हो क्वालिटेटिवली है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिवली के लिए आपका अरेनियस इक्वेशन आता है, जहाँ से टेम्परेचर का के बारे में इन्होंने बात कही थी। इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, ये ग्राफ इन्होंने दिया था आपको अपने एनसीईआरटी में, ये ग्राफ देखने के लिए मिलता होगा, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं इसको, टेढ़ा हो गया इस तरह से, ठीक है, ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होते हैं आपके इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हो आप, इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, या रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, जो भी आप बोलने जाए, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे हम लोग लेते हैं एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे है आपका रिएक्टेंट, यहाँ है रिएक्टेंट, यहाँ पे आपका बना है प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो ग्राफ है ना, ये ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो हमारे रिएक्शन के ऊपर है कि रिएक्शन में आपको जो प्रोडक्ट है वो कितनी स्पीड से बन रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब भी कोई रिएक्शन परफॉर्म होती है ना बच्चा,
तो रिएक्टेंट को ना सबसे ज़्यादा मेहनत पता है क्या करनी पड़ती है? रिएक्टेंट को मेहनत करनी पड़ती है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए। रिएक्टेंट को मेहनत करनी पड़ती है इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए, यानी कि इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए। और आपको पता नहीं है शायद कि यहाँ तक जो ये एनर्जी है ना, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक रिएक्टेंट को जो एनर्जी लगानी पड़ती है उस एनर्जी को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट करने के लिए रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। और ये कहाँ से आती है? ये आती है कैटलिस्ट से। ये आती है कैटलिस्ट से। तो कैटलिस्ट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि कैटलिस्ट एक रोल प्ले करता है। किस चीज़ के लिए रोल प्ले करता है? वो रोल प्ले करता है आपके इस प्रोडक्ट को इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुँचाने के लिए, इस जर्नी में हेल्प करता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। जब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है फिर ईजी है, फिर आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि जो आप रिएक्शंस लैब में परफॉर्म करते हो, जो मॉडरेट रिएक्शंस आपकी होती हैं, आयनिक रिएक्शंस, मॉडरेट रिएक्शंस, आपकी स्लो रिएक्शंस, मोस्टली यानी कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है उसको ये मेहनत करनी पड़ती है इस एक्टिवेशन एनर्जी के जो ये बैरियर है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर इस बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है ताकि वह एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट कर सकें। तभी आपको कोई डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन दिखाई देता है। ठीक है, समझ में आया? ये जो आपको पॉइंट दिखाई दिया, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट दिखाई दिया, मैंने कहा दिस पॉइंट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, और यहाँ से लेकर ये वाला प्रोडक्ट तक का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस पॉइंट को बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल एनर्जी थ्रेशोल्ड रहती है। इस थ्रेशोल्ड एनर्जी में से एक्टिवेशन एनर्जी को लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को जनरेट किया जाता है, जिसमें कि कैटलिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये बताना ज़रूरी था ग्राफ यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली में डिफरेंस होता है। जब एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज की बात करते हो ना, नियरली डबल्स योर रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो क्वालिटेटिवली एस्पेक्ट है फॉर द टेम्परेचर। एंड क्वांटिटेटिवली के लिए जो मैंने अभी आपको बताया वो क्वांटिटेटिवली है, जो अरेनियस ने आपको दिया है मेज़र करने के लिए टेम्परेचर को। कि क्वांटिटेटिवली कैसे मेज़र करेंगे आप? बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। टेम्परेचर है ना यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, बाय यूजिंग अरेनियस इक्वेशन यू विल मेज़र। गॉट माई पॉइंट? तो क्वांटिटेटिवली के लिए आप कौन से वाला ग्राफ लेते हो या कौन से वाला फॉर्मूला लेते हो? आप ये वाला फॉर्मूला लेते हो, ये वाला एक्सप्रेशन लेते हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब क्या करें, इसका ये एक्सपोनेंशियली जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल को हटा के देखें, छोटी सी डेरिवेशन होती है, नन्ही सी, ज़्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो, है ना। नेचुरल लॉग आप लोगे, लॉग विद बेस ई के इज इक्वल टू लॉग विद बेस ई ए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आपका हट जाएगा, एक्सपोनेंशियल और लॉग ई कट जाएगा आपस में, ये आएगा जो माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया बच्चे? लॉग विद बेस ई के ऊपर जब ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी आप रखोगे आपने इसका भी लॉग ले लिया, तो ये ई और ई कट जाते हैं, तो क्या बचता है खाली आपका माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्या कर सकते हो आप, आपने पहले भी किया है फर्स्ट ऑर्डर में, आप इसका क्या करें, आप इसका नेचुरल लॉग की जगह अब लॉग विद बेस 10 ले लें। तो क्या करोगे आप, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, है ना। 2.303 लॉग विद बेस 10 के इक्वल टू 2.303 लॉग विद बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। वो तो एज इट इज़ रहने वाला है। ठीक है ना, फिर क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस, डिवाइड कर दीजिए 2.303 से, क्या बचेगा, लॉग विद बेस 10 के इक्वल टू लॉग विद बेस 10 ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये एक्सप्रेशन बचेगा आपके पास। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। एग्जाम में यहाँ से सॉल्विंग के लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको दिख रही होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्रिएट हो गई है हमारे पास। तो जब हो गई तो ग्राफ बनेगा ऑब्वियसली। y एक्सिस पे क्या है आपका, लॉग विद बेस 10 के, x एक्सिस पे क्या है आपका 1 अपॉन टी,
अब 1/t और log k के रिस्पेक्ट में बनाओगे, 1/t है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब क्योंकि नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव स्लोप ऐसा क्रिएट होगा। ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या है आपका c, c यानी कि दिस log विद बेस 10a, तो c हो गया आपका log विद बेस 10a यानी कि इंटरसेप्ट। आपका जो ये स्लोप है, स्लोप क्या है आपका -EA/2.303 RT, -EA यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R, नॉट टी, सॉरी टी तो आपका एक्स एक्सिस पे है। दिस इज योर स्लोप -EA/2.303 R। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। समझ में आया सब बच्चों को? इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ज़रूरी है, ग्राफ भी एग्जाम में आता है आपका क्रिएट करने के लिए फॉर अरेनियस इक्वेशन इन बिटवीन log विद बेस 10k एंड 1/t, ठीक है। चलिए वेरी गुड, समझ में आया। अब एक लास्ट एक्सप्रेशन है आपका जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम इसी इक्वेशन से जनरेट कर लेते हैं, जो अभी हमने बनाई थी ना, जो लिखी है उसी इक्वेशन से जनरेट कर लेते हैं। फिर लिख लेती हूँ मैं आपके लिए, log विद बेस 10k इक्वल टू log विद बेस 10a माइनस EA/2.303 RT, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप एक काम करिए, आप एज्यूम करिए कि हमने दो रिएक्शंस बनानी है। एक्चुअली में हमने एक K1 और T1 एज्यूम किया, ठीक है, और एक एज्यूम किया हमने log विद बेस 10 K2 इक्वल टू log विद बेस 10 A तो आपको कांस्टेंट है ना, इट इज़ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर और अरेनियस फैक्टर, अरेनियस कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको हम A1 A2 नहीं ले सकते, और R भी आपका कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी भी आपका हम यहाँ पर कांस्टेंट की तरह हम कंसिडर करते हैं, 2.303 R T1 T2, ठीक है। दो इक्वेशंस हो गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 - 2 कर दीजिए, ठीक है। 1 - 2 क्या आएगा आपका, log विद बेस 10, अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, log विद बेस 10 K1 माइनस log विद बेस 10 K2 इक्वल टू log विद बेस 10a माइनस EA/2.303 R T1 माइनस log विद बेस 10a माइनस EA/2.303 R T2, ठीक है। हमने माइनस करके लिख लिया। अब देखिए log K1 माइनस K2 को, log K1 माइनस K2 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सीखा था, इसे हम K1/K2 करके लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का log सेम है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग log विद बेस 10 K1/K2, ठीक है, इक्वल टू, ये देखो ये प्लस में है log A और ये माइनस में है log है, तो कैंसिल हो गए ये तो आपस में, ठीक है ना। आपके पास क्या बचेगा, -EA/2.303 R T1। मैं पूरा एक्सपेंड करके आपको करवा रही हूँ ये, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली रिएक्शंस का जो एक छोटी सी डेरिवेशन भी अगर होती है तो कैसे होती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो शॉर्ट में करा सकती थी आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सप्रेशन कहाँ से आता है, -EA/2.303 R T2, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब इसके बाद इसे क्या कर सकते हो, K1 K2 तो आपका सॉल्व कर लिया आपने, उससे ज़्यादा इसका कुछ हो नहीं सकता है ना। अब देखो आप इसमें माइनस, या माइनस को छोड़ो, आप क्या करो, आप एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो यहाँ, माइनस नहीं प्लस आना चाहिए ना, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, वेट वेट वेट, हमारे पास रिएक्शन थी log K इज इक्वल टू log A -2.30 माइनस EA/2.303, बच्चा ये गड़बड़ हो गई, -EA/2.303 RT, ये थी ना, यहाँ माइनस था, तो जब आपने सेकंड इक्वेशन लिखी थी ना माइनस करके, आपने ये किया था ना, दिस माइनस, फिर यहाँ पे log K2 था, है ना, माइनस में, और यहाँ माइनस में था log A, ठीक है। एंड माइनस हमने यहाँ माइनस का माइनस ही लिख दिया था, वो गलती हो गई बच्चा,
2.303 R T2, हमारा ध्यान ही नहीं गया उस चीज़ पे। ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आपको प्लस का साइन आएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ना सॉल्व करते करते हमें आइडिया लग जाता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई है, और जब प्रैक्टिस अच्छी होती है तभी ऐसा होता है बच्चे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन में 2.303 R को बाहर ले लो, क्योंकि ये कॉमन है आपका दोनों में। अंदर क्या आ जाएगा आपका 1/T2 माइनस 1/T1। आया समझ में? मैं इस T1 को पीछे ले गई क्योंकि माइनस में था, और 1/T2 को बाहर ले आई क्योंकि वो प्लस में था, ठीक है। आया समझ में बच्चा? ठीक है बेटा। लेकिन आप देखना अपनी एनसीईआरटी में ना आपको K1/K2 का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। आपको दे रखा है K2/K1 का एक्सप्रेशन। इसके लिए पता है आप क्या करते, जो हमने 1 - 2 किया था ना रिएक्शन को, हमें 2 - 1 करना था, ठीक है। डायरेक्ट वहाँ भी कर सकते थे आप, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए करके दिखाया क्योंकि बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे आके क्या करें अगर ऐसा हो गया। वो सारा काट देते हैं और दोबारा से करना स्टार्ट करते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम ना। आप क्या करोगे, सिंपल EA/2.303 R है ना। अगर ये गलती हो जाए तो क्या करोगे बच्चा, बस इसको रिवर्स कर दो ना, 1/T1 माइनस 1/T2, बस यही तो चेंज होना था, और क्या चेंज होना था। जरूर थोड़ी पूरा काटने की जरूरत है। आपने इसको रिवर्स किया तो ऐसे ये भी रिवर्स हो गया, ठीक है। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, कई बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जानना ज़रूरी था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चलिए, टिल देन, थैंक यू, बाय।